खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 2027 पर जोर मचा शोर वोट चोर। वोट चोरी के मामले को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी इसको बड़े मुद्दे के तौर पर कांग्रेस लोगों के सामने रख रही है। और इसी कड़ी में आज CWC सदस्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर केदारनाथ उपचुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया और इसके लिए कांग्रेस ने आंकड़े भी पेश किए। कांग्रेस CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि इस चुनाव में वोटों में हुई धांधली की जांच के लिए मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने व्यापक जन संपर्क और जन जागरण अभियान चलाया और कम से कम 2000 से अधिक RTI लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। जनता के अपार समर्थन से कांग्रेस के पास 2503 RTI का डाटा पहुंचा और इसके अलावा हजारों नागरिकों ने स्वतंत्र रूप से भी RTI की दायर की और इन सबके बावजूद आयोग की तरफ से अब तक सिर्फ 136 जवाब ही आ पाए हैं। इसमें भी टूटे फूटे भ्रमित जवाब या फिर अधिकांश में जानकारी को अन्य विभागों पर टाल दिया गया, जिसमें कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस ने 2000 से अधिक का टारगेट रखा था, लेकिन अचानक 10 के पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से गायब हो गए। अगर ये बाधाएं सामने नहीं आती तो आवेदन संख्या 10,000 से अधिक हो सकती थी, जिसको लेकर के कई गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से भी सरकार पर लगाए गए हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी के गंभीर आरोप लगते हुए कांग्रेस जांच की मांग कर रही है तो भाजपा की ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधने का काम भाजपा कर रही है। साथ ही बीजेपी सरकार में संविधान कॉम्प्रोमाइज की भूमिका में दिखाई दे रहा है, जिसका कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध कर रही है। कांग्रेस ने ही वोट का अधिकार दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को चलाया है। जब भी कांग्रेस काल में चुनाव से संबंधित थोड़ी बहुत जो शिकायतें आती थी तो उसे कांग्रेस ने उसी वक्त खत्म किया ताकि लोकतंत्र जीवित रहे, लेकिन भाजपा के राज में चुनाव आयोग उसे चुराकर बीजेपी के झोली में डाल रहा है, जो एक लड़ाई के रूप में सामने खड़ा है और जिसका जीतने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रयासरत रहेगी और वोट चोरी गद्दी छोड़ की मुहिम के साथ घर घर जाकर जनता को जागरूक करेगी। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की यह मुहिम कितना आगे जाएगी, साथ ही क्या वोट चोरी के मामले को लेकर सत्ता पक्ष क्या फैसला लेता है। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उससे देश को और देश के वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इक्का दुक्का केस होते थे। देखिए, हमने जो 4000 की लगभग RTI लगाई थी और 2500 तो हमारे पास इस समय उपलब्ध है, उसमें 136 जवाब आए। उसमें भी जवाब ये है कि साहब हमने कैंप लगाया, हमने ऐड दिया, तमाम टालने वाली बात है। और अब हम आगे बढ़ते हुए केदारनाथ का जो उपचुनाव था उसमें और संसदीय चुनाव में केवल 4 माह का अंतर था। लगभग 4800 वोटों को काटा गया और
8,000 नए वोट जोड़े गए। उसमें कैंप करके हमारी टीम है वहाँ अभी सघन एक अभियान चला रहे हैं। और जो बात मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से कह रहा था कि निकाय चुनाव में ग्राम सभा के लोगों के नाम जोड़े गए हैं और इसीलिए प्रशासक बैठाए गए। सही समय पे पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए, उनको टाला गया 6-7 महीने। और आज भारी बरसात में जब पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में, लोगों को पंचायत चुनाव में उतरना पड़ा। वोट चोरी पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फर्जी मतदाता सूची में नाम चढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा का आरोप है कि राहुल एक तरफ मोदी को वोट चोर बोल रहे हैं। इससे पहले राहुल को चुनाव आयोग को अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब देना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना सही है। इससे साफ हो जाएगा कि कौन वोट चोर है। वहीं कांग्रेस के समर्थन में प्रदेश का क्षेत्रीय दल भी यूकेडी भी भाजपा पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। ये वोट चोरी का एक जो मामला है ये बहुत ही गंभीर है और एक प्रजातंत्र में बहुत ही अशोभनीय, जिसको हम कह सकते हैं, ये मामला है। हालांकि इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी ये आपत्ति जताई है कि देखा गया है कि जो बाहर से आए हुए लोगों हैं उनका यहाँ पर बड़ी आसानी से वोटर कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो निस्संदेह वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं, पर वास्तव में वो वोटर यहाँ के नहीं है। इसके संबंध में तो उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ये बोलता आ रखा है कि जो मूल निवास, हम के मूल निवास की अवधारणा से जब 1950 से हमारा जो कट ऑफ डेट है उससे क्लियर हो जाएगा कि उत्तराखंड का वास्तविक वोटर कौन है। और निस्संदेह जिस प्रकार से अभी बीजेपी ने जो पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में जो उनके पक्ष में वोट न जाने के बावजूद भी उन्होंने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों पर जो विजय करने की अपना दावा किया है, वो समस्त वोट चोरी के ही कारण हुआ है। देखिए, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी जो देश भर के अंदर वोट चोरी के विषय को उठा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 1983 में भारत की नागरिकता ली और 1980 में वो देश की मतदाता बन गई थी। आखिर कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 जगह जो है मतदाता सूची में नाम है। सुनील खेड़ा जी और सुनील खेड़ा जी की पत्नी के 2-2 जगह भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वोटर आईडी जो है सार्वजनिक तौर पर दिखाई है। कांग्रेस क्यों नहीं जवाब दे रही है? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है कि प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी से कि चुनाव आयोग ने जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है, चुनाव आयोग ने जो उनसे लिखित में जवाब मांगा है, श्री राहुल गांधी जी अभी तक चुनाव आयोग को लिखित में जवाब क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको बता दें कि प्रदेश में अग्रिम चुनाव 2027 में होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विसक विजने में जुट गई हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की सोच है कि 2027 में वो चुनावी मैदान में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में शिकस्त देगी। प्रदेश भर में भाजपा की तमाम उन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जो जनता के हित में नहीं है। यही वजह है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का नारा दिया है उसे जनता तक लेकर कांग्रेस जाएगी और जनता को बताएंगे किस तरह से सत्ताधारी दल उनके वोट को चोरी कर रहा है। इसका उदाहरण हमने नैनीताल में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस के आरोपों में देखा कि जैसे जनता के दिए हुए मैंडेट को सरकार ने लूटने का काम किया। इस तरह के आरोप आने वाले समय में कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये भी आने वाले समय तय करेगा। बहरहाल भाजपा कांग्रेस के आरोप और वोट चोर नारे को फ्लॉप बता रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं उनका। राजेश्वर पैनवली प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से और रविंद्र आनंद प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। रत्नमणि डोभाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आते हुए
जिस तरह से वोट चोर का नारा लगाया जा रहा है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, कितने आप मजबूत है? क्योंकि इस बात का जवाब आपसे लिखित में मांगा भी गया था चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन अगर ऐसी ही कोई बात है तो फिर चुनाव आयोग को आप लिखित में जवाब क्यों नहीं देते? ये जो आरोप है कितना सही मानते हैं आप? पानी देना, एक गिलास भर के लिए। आशीष जी। जी एक बार सवाल दोहराएंगे? आशीष जी, जिस तरह से वोट चोर के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो यात्राएं भी निकाली गई कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो ऐसे में गंभीर सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर कितने मजबूत है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ? और हमारे साथ राजेश्वर पैनवली है। राजेश्वर जी, आपके पास आते हुए जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब जो आपसे मांगा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, फिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए विपक्षी, एक मिनट मैं बोल दूं? जी राजेश्वर जी। अच्छा, आशीष जी से पूछा। देखिए, विपक्षी पार्टी का जवाब देने का काम, अगर जो वोट चोरी की जो बातें कर रहे हैं, ये लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं और जो मैटर है ऑलरेडी सब जुडिस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको ऑलरेडी निगरानी कर रहा है। इन्हें एक्चुअल में जवाब वहां फाइल करना चाहिए, इन्हें कोई ऐतराज है तो वहां फाइल करना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई निर्वाचन आयोग पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे न कोई दबाव है, न दबाव हो सकता है। वो एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है और जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से वो चल रही है। बाकायदे वो अपने एफिडेविट और दूसरी चीजें फाइल कर रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इल्जाम लगा करके, ये होता है ना कि इल्जाम लगाया भाग गए, आए हाथ छुआ भाग गए, वो वाली स्थिति है। जो कंप्लायंसेज है, चाहे किसी तरह की कंप्लायंसेज प्राइमा फेसी दिखलाई दे रहा है, कहीं कोई कंप्लायंसेज नहीं करने को तैयार है, न कुछ करने की, से एक जनता में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इलेक्शन जीता जाए, न कि वो फैक्चुअल है, न कहीं उसमें कोई रियलिटी है। राजेश्वर जी, जिस तरह से आरोप ये कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि जवाब मांगा जाता है चुनाव आयोग से, बीजेपी उसका जवाब देती है। जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाता है तो चुनाव आयोग को ही जवाब देने दिया करे। हम तो कहाँ जवाब दे रहे हैं? हम तो वही जवाब दे रहे हैं कि ये हमारे ऊपर जब आरोप लगाते हैं कि हमारा कोई उस पर हाथ है, हम बड़े क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो भी काम है इलेक्शन कमीशन अपने विवेक, अपने लॉ, अपने उससे हिसाब से कर रहा है। आपको अगर कोई शिकायत है तो आप इलेक्शन कमीशन से शिकायत कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला सब जुडिस है, वहां जाइए, वहां प्रॉपर तरीके से उसको अपने केस को रिप्रेजेंट कीजिए। मुझे लगता है अपने न तो अपने प्रॉपर केस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से लगातार ही दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा काम किया धरा काम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनका है, जबकि हमारा उसमें कोई नहीं। और अगर कोई काम ठीक कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, अगर कोई चीज गलती होती, कोई हमें लगता है कि कोई लॉफुल नहीं है, तो हम भी एक पार्टी होते, जैसे ये एक पार्टी है इलेक्शन कमीशन से, हम भी अपनी शिकायतें दर्ज कराते और जहां जरूरी है हम अपनी शिकायतें वहां दर्ज कराते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस दर्ज कराते हैं। ठीक है सर। दीपक जी, ये आरोप जो कि लगाए जा रहे हैं विपक्षी दल की ओर से, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, जो ये आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि मतदाता सूची में कुछ नाम काटने और कुछ नाम जोड़ने का एक षड्यंत्र पूरे चुनाव में रखा जाता है, निश्चित रूप से उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है और उसका संतुष्ट ना कर पाना ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसका मैं आपको उदाहरण सहित देने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। अभी उत्तराखंड के कपकोट चलते हैं जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक तस्वीर भी दिखा देते हैं दर्शकों को जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, और क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। लगातार बात करके सफल जिलाधिकारी अन्य अधिकारी या देहरादून में हमने पूरी मीटिंग करी और मेरे मन से तुरंत आप सब लोगों के बीच में यहाँ हूँ
लेकिन उस दिन मौसम ठीक न थे और हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया कि यहाँ हेलीपैड न बन सकता और हेलीपैड न बन पा और आपको हालात और थोड़ा वहाँ जाने में बहुत में थोड़ा परेशानी हुई और हम लोग सब लोग यहाँ ठीक काम में लग रहे हैं। तो तब बेटे यहाँ मालूम से बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ हो रहा है। यहाँ बिल्कुल बादल फटी, यहाँ पर ले जा रहे हैं बिजली सामान ले अल्लाह भरिया में हुकूमत से जो है वर्तमान में यहाँ बहुत पुल थे, सब पुल जो है इनमें बगियान तो सबन को हम सब लोगों को ये प्रयास पूरी सरकार एक कठिन समय सब आप लोगों को लगा, आप लोगों में साथ से और हम लोग सब मिलकर बहुत जल्दी से जल्दी जो काम करना और जैसा हमारे जिलाधिकारी जी बताया कि स्थापना कार्रवाई मैं कल यहाँ गाड़ी में भी बात करी और बनने की बात करी, हम लोग जो है जल्दी है स्थापना कार्रवाई करवा और बहुत दुखद इन लोगों की हमारे बीच में अब न रहे एक घटना में मैं भगवान से प्रार्थना करना भगवान उन सबको जो है अपन चरण में स्थान दें और उन्हें सब परिवार वालों ये समय सबके लिए प्रदान करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार यह घटना के बारे में पूरी जानकारी करी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और बहुत जल्दी यहाँ हमारी भारत सरकार एक टीम ले आज और उनको कह दीजिए, खाते वालों को कह दीजिए कि पौसारी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से और बात करते हैं जो जिस विषय की चर्चा कर रहे थे वोट चोर को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर हम कर रहे हैं चर्चा और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी कांग्रेस से है। आशीष जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपकी ओर से आपकी पार्टी की ओर से वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों को भड़काने जैसा नहीं है ये? राहुल गांधी जी ने और उसके बाद अमित चावड़ा जी ने और उसके बाद और राज्यों में भी इसकी शुरुआत हुई है। हमने चुनाव आयोग से बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमें वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में दीजिए ताकि हम उसकी जांच कर लें। चुनाव आयोग जो सारे काम डिजिटल कर रहा है उन्होंने वोटर लिस्ट देने में कई महीने लगा दिए। जब कोर्ट की फटकार लगी तब उन्हें देनी पड़ी, लेकिन देते वक्त भी उन्होंने नॉन स्कैनेबल, जिसको स्कैन नहीं किया जा सकता, ऐसी वोटर लिस्ट हमें दी। उस वोटर लिस्ट पर पार्टी के सामने समस्या है कि कैसे काम किया जाए, तो हमने सैंपल के रूप में बेंगलोर के मध्य की जो एक विधानसभा है महादेवपुरा, उस सीट को कंसिडर करते हुए वहां पर रिसर्च का काम शुरू किया। 6 महीने लगाने के बाद, बहुत सारे लोगों को लगाने के बाद तब जाकर उसमें डेटा निकला जिसमें 1,05,000 वोट के लगभग फर्जी वोट निकला। तो आप ये बताइए ये शिकायत है अथवा नहीं? अगर आप ये मानती हैं, आपसे मेरा मतलब जो सरकार चलाने वाली है और चुनाव आयोग, अगर वो ये नहीं मानते कि ये शिकायत है तो फिर कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर मानते हैं शिकायत है कि आपके 0 नंबर के घर पर जो पक्ष सत्ताधारी दल है वो तो ये कह रहा है कि भाई दिक्कत परेशानी, आप कोर्ट जाइए, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको दिक्कत है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका ये है कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाएं, पहले अपना कागज रिसीव कराएं, वो रिसीव करा दिया। उन्होंने कहा कि इसको इस फॉर्मेट में दो। हमारे जो वकील जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव आयोग में किस फॉर्मेट में देना है। और ये कहना कि एफिडेविट राहुल गांधी जी दें,
ये कहना चुनाव आयोग की पूरी तरह से जो संलिप्तता है सरकार के साथ इसलिए दिखाता है। और दूसरा कारण क्या है कि लोकसभा में जितना वोट बीजेपी को मिला उसके मुकाबले में। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आ रही है बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं। बाराबंकी से रामस्वरूप विश्वविद्यालय को लेकर ये खबर, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एबीवीपी के जो छात्र थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब चूंकि देखा जा रहा है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बाराबंकी से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक कार्रवाई, प्रदर्शन देखा जा रहा था, लगातार मांग कर रहे थे कार्रवाई की छात्र, और अब चूंकि ये असर भी देखा जा रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जे का जो आरोप छात्रों की ओर से लगाया जा रहा था अब उस पर कार्रवाई होती नजर आ रही है। एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग उठाई थी, प्रदर्शन देखा जा रहा था, उग्र आंदोलन जो छात्र थे उनका, और अब ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो पीले पंजे की ये कार्रवाई, बुलडोजर से विश्वविद्यालय चूंकि गिराया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की मांग का संज्ञान लिया और बुलडोजर की कार्रवाई, एबीवीपी ने उठाई थी कार्रवाई की मांग, और अब चूंकि ये देखा जा रहा है बाराबंकी में लाठी चार्ज पर छात्रों का जो आक्रोश था वो निरंतर बढ़ता जा रहा था और छात्र इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक कार्रवाई नहीं होएगी वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और तब तक वहां से नहीं हिलेंगे। राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस मांग को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था वो कार्रवाई अब होती रामस्वरूप विश्वविद्यालय में नजर आ रही है। तस्वीरों की अगर बात करें तो अभी क्या देखा जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से लगातार एबीवीपी मांग कर रही थी अब उनकी बात कहीं ना कहीं सही निकल कर आई है और प्रशासन का इस पर बुलडोजर कह लें या हंटर कह लें पूरी तरीके से प्रभावी हो गया और वो तस्वीरें साफ यहाँ पर देखी जा चुकी हैं। मौके पर यहाँ पर एसडीएम मौजूद है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और जब इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी नाप जोक कर रहे थे और उस नाप जोक में ये निकल कर आया है कि यूनिवर्सिटी ने कई एकड़ जो जगह थी उस पर कब्जा कर रखा था। हालांकि अभी इसका पूरा विवरण जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुछ समय में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एबीवीपी के आंदोलन की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था यहाँ न सिर्फ छात्रों का भविष्य आधार में रखा गया है बल्कि इसके साथ ही विश्वविद्यालय के द्वारा ग्राम समाज की जमीनों पर भी कब्जा किया गया, तो वो पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये कार्रवाई यहाँ पर जो हो रही है कहीं ना कहीं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बड़ा संदेश दे रही है वंदना जी। तो ये जो मौजूदा समय में यहाँ पर कार्रवाई चल रही है ये बता रही है कि वास्तव में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आरोप लगाया था और लगातार उस आरोप पर वो लोग अड़े रहे, इसकी शिकायत की, जिलाधिकारी से उन्होंने मुलाकात की और लगातार कार्रवाई की बात जो चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं अमल पर यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। बिल्कुल राहुल, लेकिन इस समय अगर बात करें तो कितने हिस्से में, विश्वविद्यालय के कितने हिस्से में बुलडोजर की कार्रवाई अभी फिलहाल की जा रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के पीछे का जो हिस्सा था उस हिस्से पर बुलडोजर गतिमान कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो सरकारी जमीन थी, जो सरकारी लैंड थे, उन पर कब्जा किया गया था, क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बारे में अभी यहाँ पर नाप जोक हुई है और उसके बाद बुलडोजर जैसी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों से जब न्यूज़ की टीम ने बात की। बिल्कुल राहुल, लौटेंगे। केबक सिंह हमारे साथ सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से कार्रवाई देखी जा रही है, एबीवीपी के जो छात्र थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे, अब चूंकि ये कार्रवाई भी देखी जा रही है विश्वविद्यालय पर, बुलडोजर की कार्रवाई अब बाराबंकी में देखी जा रही है, इसके आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो छात्रों के भविष्य पर सर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी तक तो माना जा रहा है छात्र जबरदस्ती आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार या प्रशासन ने ये मान लिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अवैध जमीनों को कब्जा किया गया था और छात्रों की जो मांग थी अवैध जमीनों को कब्जा है, और तो अब प्रशासन ने छात्रों की मांग को मानना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि जो पहला प्रयास है प्रशासन का कि उन्होंने बुलडोजर भेज दिया है, वहां नाली तालाब की जमीन को भी पटवा करके उन्होंने वहां पे वो किया था, ऐसे मेरे सूत्रों की जानकारी है। तो प्रशासन ने मान लिया है कि छात्रों की मांगे जो है जनून है, इसलिए बुलडोजर एक नहीं दर्जनों वहां बुलडोजर खड़े हुए हैं
और वो स्टार्ट की स्थिति में प्रशासन के संकेत मिलते ही और या प्रशासन संभवतः संकेत दे दिया हुआ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाए और जो अवैध कब्जा उसे धराशायी कर दिया जाएगा। अब सरकार भी इस मामले पर जो है अपना संज्ञान ले लिया है। सरकार के संज्ञान देते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 1-2 दिन में ये मामला साफ हो जाएगा कि क्या आगे क्या सरकार की रणनीति होगी। सर, एक सवाल जो कि छात्रों के जहन में भी उठ रहा होगा कि क्या जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय है उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी? अगर वो ऐसा होता है तो क्या छात्रों के जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा? सरकार अब पूरे प्रकरण पे जितनी छात्रों की मांगे हैं, जो जितनी भी मांगे हैं, एक एक दिन तो सरकार विचार करना शुरू कर दिया है। और सरकार की पहली कार्रवाई जो अवैध कब्जे की थी, तो ये तो परिणाम स्वरूप आ ही गया है कि जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय है अवैध कब्जे का मामला है, तो कार्रवाई शुरू हो गई। अब जहां तक रही विद्यालय की मान्यता के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अगर छात्रों का भविष्य खराब होता तो इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। आप देखिए, पूरे मामले की जब जांच हो जाएगी, पूरा मामला हो, तभी सही स्थिति स्पष्ट किया जाता है। और चूंकि योगी सरकार है और वो छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ न कुछ का रास्ता उत्तर प्रदेश सरकार निकालेगी। बिल्कुल सर, और चूंकि ये कार्रवाई भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे जो संवाददाता बाराबंकी से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि ये कार्रवाई देखी जा रही है रामस्वरूप विश्वविद्यालय में और एबीवीपी के जो छात्र थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनकी मांग को लेकर के जिस मांग को लेकर अड़े हुए थे उन पर एक्शन होता नजर आया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा चर्चा पे लौटते हैं और वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, वोट चोरी को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, आप कितना सही मानते हैं? देखिए गरिमा जी, वंदना जी, जिस प्रकार हमने देखा कि पूर्व में भी वोट चोरी को लेकर के, या यूं कहें कि चुनाव आयोग के प्रबंधन में जो खामियां थी उनको लेकर के बहुत सारी बहसें छिड़ी। और हमने ये देखा कि किस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल बना कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसका जो चुनाव कराने का जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से फेल है। और इस पर उंगली उठाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बयान और अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, जिससे कि ये पूरा मामला उठा और कहीं ना कहीं इस पर एक बहस पूरे देश में छिड़ गई। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से हमने देखा कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बहुत सारे वोटर्स दिखाए कि एक एक घर में 85 वोट हैं, या कईयों के मकान के नंबर ही नहीं है, कईयों के पिता के नाम नहीं है, ABCDEFGH लिखा हुआ है पिता के नाम के आगे। तो ये देखना होगा कि ये जो नंबर्स हैं वोटर्स के, ये कितने हजारों लाखों करोड़ों में देश में है, ये भी देखना पड़ेगा। और अगर इनकी तह तक जाया गया और ये सब चीजें निकल के आई तो निश्चित तौर पर इस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेगी। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि फिर देश का जो भरोसा है लोकतंत्र पर, वो कहीं ना कहीं उड़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये जो बात निकल कर आई है इसकी तह पर जाना बहुत आवश्यक है, वंदना जी। और कहीं ना कहीं देखिए, हम संविधान, एक संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो हमें बताते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, वो उसमें चुनाव होते हैं और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
और जिस प्रकार से वोटों में हमने देखा 2024 में भी हमने देखा कि बहुत से लोगों के नाम कट गए, कुछ लोगों के नाम जुड़े गए और चुनाव आयोग पर उंगलियां हमेशा से उठती रही हैं और कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक से नहीं निभा पा रहा है। वंदना जी। ठीक है सर, इसका जवाब जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, लेकिन सर आपने कहा कि जो बात निकल कर आई है सामने उसके तह तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जाना ज़रूरी है, लेकिन हो हल्ला करके क्यों? आपको जाना है, आप जांच करिए, आप आरटीआई लगाते हैं, आप तरह तरह की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं आप उसका प्रोसेस अपनाइए, ना कि हो हल्ला करके लोगों को भी भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सत्ताधारी दल का भी मानना है कि इस तरह के जो वोट चोर के नारे लगा करके लोगों को भड़काने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है विपक्षी दल की ओर से। नहीं, एक सेकंड, मुझे इस पे आपत्ति आपके इस वक्तव्य पे। वंदना जी, आप कह रहे हैं कि हल्ला नहीं करेंगे तो चुपचाप सुनेगा कौन? तानाशाहों की सरकार है, डकैतों की सरकार है, लोगों की वोट का अधिकार छीनने जा रहे हैं और आप कहें आप प्रदर्शन भी ना करें, नारे भी ना लगाएं। ये लोग मोदी जी अपनी मरी हुई माता जी के कोई आदमी कहीं गाली देता है और उसको बैठकर पूरे देश में जगह जगह गा रहे हैं, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। सर सबसे पहले ये कि हमने कई दफा ये बोला है कि शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, किसी दल के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आप कोई भी हो, हम बराबर ये कहते हैं कि शब्दों को थोड़ा सा संयमित ढंग से प्रस्तुत किया जाए। मरी हुई माता जी नहीं होता, दिवंगत है वो, तो ये थोड़ा सा शब्दों का ध्यान दिया जाना चाहिए। और हो हल्ला करने का सीधा सीधा सा मतलब है सर कि आपने हो हल्ला किया, कितनी कार्रवाई होगी आप ही बताइए। इसीलिए यही कल्चर है बीजेपी का, इसीलिए कहते हैं मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है कि हम वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो हम लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं और आप उनकी मदद कर रही है जो तानाशाह है। इसका क्या लॉजिक बैठता है बताइए जरा। सर कौन मदद कर रहा है? नहीं आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं सर मैं तो सवाल सबसे पूछूंगी ना, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी दल हो, मैं तो सवाल पूछूंगी ना सर, हमारा काम ही है सवाल पूछना। हम तो आपने कैसे कहा कि आप नारे क्यों लगा रहे हैं? नारे हमने ये कहा कि सर आपने जो कानूनी प्रक्रिया है आप कानूनी प्रक्रिया करिए, कोर्ट जाइए। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करने का। लोकतांत्रिक अधिकार है तो ठीक है ना, लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र, तो जो अधिकार आपको दिए गए आप उसका इस्तेमाल करिए ना, फिर कोर्ट जाइए। फिर आप कह रहे हैं कि तो जा रहे हैं ना, आप कहते रहे थे ना कि सरकारी जूते सीधे करने के लिए आप नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। वोट चोरी हो रही सर, एक मिनट पहले आशीष जी, पहली बात तो ये कि हम बहुत ही कायदे से और बहुत ही तहजीब के साथ आपसे बात कर रहे हैं। जूते साफ करने का सेंस क्या है यहाँ पर? जूते सीधे करने का मतलब क्या है यहाँ पर? आपसे सवाल ना पूछा जाए, आपसे सवाल ना पूछा जाए, सीधा पक्ष सत्ताधारी दल से ही सवाल पूछते रहे हम। सत्ताधारी दल से हम सवाल पूछते हैं तो आप खुश होते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं तो जूते साफ करने की बात करते हैं। ये इनका नैरेटिव सेट है। ठीक है सर, लौटेंगे। करेंगे तो हमें दोषी करार दे देंगे। कौन नैरेटिव सेट कर रहा है सर? सवाल तो पूछेंगे ना आपसे। चोरी कर रहे हैं इन पर कोई बात नहीं करेगा। आपकी सरकार होती है तब वोट चोरी नहीं होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वंदना जी, जो आपने सवाल किया है सीधा सीधा सा सवाल है कि जो जनता है वो भी तो कहीं ना कहीं उस पर भी तो असर पड़ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, बात खत्म। जी वंदना जी, जो आपने सवाल किया है, देखिए उस पर हमारा ये साफ कहना है कि हम जिस संविधान में रहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धारा 19 के तहत हमें अपनी बात को कहने का, हमें प्रदर्शन करने का, हमें इकट्ठा होने का, हमें लोगों से बात करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है किसी भी व्यक्ति को, मतलब वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, यूकेडी का हो या फिर आप हो। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जब अपनी बात को कहने का अधिकार है तो इस पर क्यों सवाल उठाया जाता है कि अगर हम वोट चोरी पर या जो मैंने कहा चुनाव आयोग की जो नाकामियां हैं इस पर अगर हम उंगली उठाते हैं तो देखिए मैंने कहा ना, इसके तह तक हमें जाना होगा और संविधान इसे हमें पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। बिल्कुल सर, आप जाइए, आराम से जाइए सर, और बिल्कुल जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रोसेस है कानूनी तौर पर, उसको अपनाना चाहिए। निवेदन आपसे भी करूंगा कि देखिए हम एक संवैधानिक देश में है और हम संविधान के अनुरूप ही धरने प्रदर्शन और अपनी बात को रखते हैं।
हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं वो थोड़ा सा अपनी भाषा को संमित रखें, और एक अच्छे चैनल पर आप बैठे हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं आप, मेरी लेकिन भाषा संयमित है। आप बार बार हमें ही गलत साबित करने लगेंगे। यहाँ पर मीडिया के इस नैरेटिव को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। बार बार ये कहना कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल ही गलत है। ये लगता है नहीं, इस पर जवाब दिया ना मैंने, आशीष जी, मैंने जवाब दिया ना। इनको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हाँ, तो थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है सर, कि सबसे पहली बात ये कि हम सवाल पूछेंगे, एक बार नहीं 1000 बार पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे, हम सबसे सवाल पूछेंगे। हमारा क्या नैरेटिव आप नहीं इसे डिसाइड करेंगे, इसे पूरा ये जो भी बंद कर दीजिए सवाल। जब देश में तानाशाही आ गई है तो ठीक है, फिर आप सब बंद कर दीजिए। और क्या, फिर तो कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, कुछ बचा ही नहीं है देश में। ठीक है, आप कर तो रहे हैं प्रदर्शन। रत्नमणि डोभाल जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सर। राजनीतिक दृष्टि से हालांकि ये देखा ही जा रहा है कि चाहे वो सत्ताधारी दल हो या चाहे विपक्षी हो, दोनों ही एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप कर रहे हैं, लेकिन जो मूल कारण है उस पर ना तो पक्ष जा रहा है और ना ही विपक्ष जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही जाना चाहता है। अगर कहा भी जाए कि ये रास्ता है, इसे अपना लो, तो उसे भी वो भी गलत लगता है, क्योंकि हो हल्ला मचाना है, हमें लोगों के बीच जाकर के बताना है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस अपनाने में पता नहीं कौन सी दिक्कत है। ठीक है सर, राजनीतिक विश्लेषक से हमारी बात है। आप हो हल्ला, कोई हमारा दिमाग खराब है जो हम सड़कों पर हो हल्ला करेंगे? तो यही तो कर रहे हैं आप, फिर हो हल्ला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही तो कर रहे हैं ना सर आप। ठीक है, सेट कर रहे हैं आप। यानी अगर वोट की बात करेंगे तो आप इसे हो हल्ला बोल रही है। वोट की बात सर कौन रोक रहा है? आराम से करिए, आराम से करिए। आपने कहा कि जो बात है जो तय तक जाएगी, तो कैसे जाएगी? क्या आम जनता आकर आपको बताएगी? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं क्यों मानूंगी बुरा सर? हो हल्ला मेरा कौन सा व्यक्तिगत है कुछ? यानी आप एक नैरेटिव सेट कर ठीक है सर, रत्नमणि डोभाल जी से मेरा सवाल है, रत्नमणि डोभाल जी से सवाल है मेरा सर। आशीष जी आप वापस लौटेंगे आपके पास सर। रत्नमणि जी। वंदना, देखिए मैं सुन रहा था आपका, और ये तो एक परसेप्शन अब बन गया है कि वोटों में गड़बड़ी हो रही है। पक्ष में भी और विपक्ष में भी जो लोग हैं, वो बहुत से जो मित्र, जो पार्टी, आप चैनल में बैठेंगे तो अपना अपना पक्ष सब लोग रखेंगे, लेकिन लोग अब निचले स्तर पर भी ये बात बन गई है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैं इसको ये जोड़ रहा हूँ ये लोकल स्तर पर कि जो राहुल गांधी 2025 में जो बात कह रहे हैं, हम लोग 2012 से कह रहे हैं, हम ये लोकल स्तर पर, और ये साबित हुआ है कि 2012 के चुनाव में जब हमने एक ही घर में, रामनगर हमारे यहाँ पर है, 250 वोट उसमें मिले, ये एक घर में, और अभी तो 900 वोट मिल गए, तो एक पूरा गांव मिल गया है। तो चुनाव आयोग उसको नकार नहीं रहा है। ये स्थिति है। और ये जो 6000 वोट यहाँ पर बने थे फर्जी, वो साबित हुए कोर्ट में भी। कोर्ट ने उनको एक क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सतपाल ब्रह्मचारी, जो आज सोनीपत से सांसद हैं, पार्लियामेंट में हैं, वो हरिद्वार लोकसभा से, वो यहाँ से विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और उसमें चूंकि उनकी हार 8000 से थी, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर हम इसको कर भी ले तब भी आप जीतते तो नहीं है। तो हाईकोर्ट ने ये सहमति उसमें बनाई थी कि इन वोटों को हटा दिया जाए, इनके जो जांच हो गए, जो फर्जी पाए गए हैं, और वो हटाए भी गए थे सहमति के आधार पर। तो मैं ये स्थिति अब बड़े स्तर पर ये आ गई है, और यहाँ पर भी और वहां पर ये निश्चित रूप से दोनों शासक पार्टियां हैं, कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी। आगे चुनाव भी आ रहे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ना है, चुनाव के लिए उनको एक परसेप्शन भी जनता के बीच में बनाना है, और ये संविधान हमें वो राइट देता है लोगों को, तो वो करेंगे। और ये हर चीज मैं उनके बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मित्र भी हैं बहुत सारे, पहले भी साथ में, लेकिन ये हर चीज को आप ये कह दें कि आप कांग्रेस या कोई अदर, या आप या कोई कहें कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते। कोर्ट में जाने का कोर्ट में तो वकील जा रहे हैं, वहां वो लड़ रहे हैं, जज उस पर बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो सड़क पे जाएगी ना, अपनी बात कहेगी ना लोगों को।
कि ये है, आखिर उसने कोर्ट में थोड़ी चुनाव लड़ना है, चुनाव तो उसने लोगों के बीच लड़ना है, और वो लोगों को बता रही है कि ये सब हो रहा है और ये बड़े लंबे स्तर पर, और अब ये परसेप्शन बन गया है, और ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है स्वाभाविक रूप से। और ये स्थिति तब पैदा हुई कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति में जब आपने उसको अपने जेब में रखने के लिए, पूरे सिस्टम को जो संवैधानिक संस्था है उसको अपने जेब में रखने के लिए आपने चीफ जस्टिस को उसे बाहर किया। 3 सदस्य आयोग होंगे, नेता प्रतिपक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा, चीफ जस्टिस होगा। आपने चीफ जस्टिस को, आपकी नियत में वहीं से कोर्ट लोगों को नजर आने लगा, रहा हो या नहीं रहा हो वो नहीं है, लेकिन लोगों को लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और ये ज्ञानेश जी ने उसको साबित कर दिया है कि वो आपको वोटर लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं कि हम 45 दिन के बाद तो देंगे नहीं। ये सारी चीजें हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, उसमें और संविधान है, वो संविधान से बड़ा कोई नहीं है हमारे यहाँ, ना जज है, ना आयोग है, ना प्रधानमंत्री है, कोई नहीं। संविधान ही सर्वोपरि है, और वो संविधान की व्यवस्था को लागू होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस अगर गलत कर रही है तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई वो संविधान के अनुसार ही होगी, उसमें व्यवस्था है सबके लिए, राजनीतिक दलों के लिए भी है। लेकिन ये पारदर्शिता, कुछ चीजें विश्वास से चलती हैं। सर यही सवाल था मेरा कि ऐसे में तो लोगों के बीच विश्वसनीयता पर भी ये सवाल खड़ा करता है। जनता पार्टी, कांग्रेस लीडरशिप, वो बैठ के भी इन चीजों पर विचार करते थे। विचार होता था पहले, असहमतियों के बाद भी राजनीतिक दल बैठते थे और कोई सहमति निकालते थे कि भाई विवाद ना हो। लेकिन अब तो बैठना ही बंद कर दिया। प्रधानमंत्री तो बैठते नहीं है विपक्ष के साथ, उनको पसंद नहीं है विपक्ष के साथ बैठक करना भी, बैठना भी। वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहे हैं विपक्ष के साथ में, तो बाहर की तो बात अलग है। ये स्थिति हो गई, इसलिए ये जो मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये जो कड़वापन आ रहा है, ये जो राजनीति में हमारे ये नहीं रहा कभी, वो जो कड़वाहट पैदा हो रही है, ये दूर तक जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अब बिल्कुल रत्नमणि जी, बिल्कुल सर, ये बात, यही बात मेरी थी कि जो कांग्रेस वो भी, लेकिन इसका असर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, आम जनता के बीच ये देखने को मिल रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जनता तो वोट करेगी, उसे ये लगेगा कि हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमारा वोट चोरी ना हो जाए, तो ये प्रभाव तो जनता पर पड़ रहा है। तो यही मेरा सवाल था, इस पर भड़क रहे थे आशीष जी। राजेश्वर जी, जब सवाल किया जाता है सर, जब जवाब मांगने की बात आती है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं देती? बात आती है कि 2500 जो RTI डाले गए थे, जिनमें से 136 के ही जवाब आए, सर इतना कम क्यों? देखिए, अब फिर उस चीज पे बात कर रहे हैं जिसके लिए RTI का भी कुछ सरकार को डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं इंटरफेरेंस। सर आरोप तो सरकार पर ही लगा रहे हैं विपक्षी दल कि हम जवाब मांगते देते नहीं। सुन लीजिए, RTI में कोई सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसके लिए बकायदे अलग से एक सिस्टम बनाएगा, उस सिस्टम पे आप काम करते हैं। पहले RTI अफसर होता है, फिर उसकी अपील होती है, फिर उसके RTI कमीशन होता है, वहां जाते हैं आप, उससे फिर अपना हाई कोर्ट या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आप RTI में अगर आप ये कहिए कि सरकार जवाब नहीं देती, सरकार का उसमें कोई नहीं। अगर आपको ऐसे कुछ लगता है कि कोई चीज का RTI का जवाब नहीं दे रहा, तो उसमें संबंधित अधिकारी डायरेक्ट दोषी पाया जाएगा, उस पर अगेंस्ट में उस पर कार्रवाई होती है, आप उस पर करें। क्या होता है कि हम परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी रवि आनंद जी बोल रहे थे कि संविधान में पावर दी गई, क्या फंडामेंटल राइट दिया गया। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन है कि आपको उसको मॉरलिटी भी रखनी पड़ेगी, आप किसी के और को दूसरे नहीं करके नेशनल इंटरेस्ट भी वॉच करना पड़ेगा। तो कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे अभी हमारे लगातार जो हमारे कांग्रेस के हमारे बड़े अच्छे मित्र और बड़े उससे तेजी से बोलते हैं, एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके भाषाओं पे कंट्रोल, और ये भाषा का कंट्रोल उनकी अपनी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है पार्टी से इनहेरेंट करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को जो उनके मन से कहा जाता है, उस पर माफी मांगने की जगह वो 19 शब्दों को दोहरा रहे, 19 उसी लाइन पे दोहरा रहे। तो दिखलाता है कि वो इनहेरेंट उन्होंने क्या चीज करी है, और जिस ढंग की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी नेशनल पार्टी को इस ढंग की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या दिखला रही हैं? फ्रस्ट्रेशन दिखला रही है, ये कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। अभी रतनमणि दोभाल जी कह रहे थे, और रतनमणि दोभाल जी हमारे बड़े सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इच्छा आदर भी करता हूं। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सारी बातें, उनकी बातें मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं, समझता हूं, उस पर रिप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। जो उनकी बातें हैं कि कुछ चीजों में एक परसेप्शन बना, परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है?
परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि आप जनता में, जैसे हिटलर कहता था, हिटलर के जो प्रोपेगेंडा मैनेजर थे गोएबल्स कहता था एक झूठ को 100 बार बोलो। तो वो कहीं ना कहीं से स्पेसिफिकली कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडी पूरी, आप स्पेसिफिकली कांग्रेस ने कर लिया कि एक ही झूठ को 100 बार बोलते हैं। और 100 बार क्या है, 100 बार आपको जाकर के सड़क पे बोलना पड़ता है। आम जनता उसको मानने लगती है कि शायद यही सच है। सच आपको खोजना पड़ेगा। सच फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, सच परसेप्शन पे बेस्ड नहीं होता है। सच जो होता है सस्पिशन हो सकता है, सस्पिशन को आप नहीं कह सकते कि वो सच है। आप ये कह सकते हो कि मुझे उसमें लगता है कि गलती है, मुझे लगता है। जो भाषा क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो कि सीधे कहते हो तो चोरी हुई। अरे चोरी को आप शब्दों को चयन करो। आपको लगता है कि गड़बड़ियां हुई हैं, आपने एक परसेप्शन बनाया, आपने कहा कि इस पर्टिकुलर जगह पे हमने करा, ये चीजें हमने निकाली, ये गलत है, तो आप उसको कम फॉरवर्ड हुई, बाकायदे बनाइए ना। देखिए, दो आपके पास है, पॉलिटिकल पार्टी है। मैं पॉलिटिकल पार्टी को कभी नहीं कहता कि आप सड़क पे आप जुलूस वो मतलब अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन कर सकते, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है कि भाई क्या लॉ है, क्या उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन भी आपके ऊपर रहेंगी। लेकिन आप प्रदर्शन करें, क्योंकि और आप जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में लड़े, लेकिन फैक्चुअल पोजिशन के साथ लड़े, न कि एक जगह का आपने कुछ चीजें बना करके उसी चीज को रिपीट करके 100 बार एक झूठ को बोलकर आप सोचे कि हम उसको सच मानने लग जाएं और उसी चीज पर हम आधारित हो जाएं। ऐसा प्रैक्टिकली कहीं भी दुनिया में पॉसिबल नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी कई बार आप या हो सकता है हमारे साथी भी मेरे द्वारा किसी नाराजगी या उस पर अपनी बात कह सकते हैं और मेरी भाषा पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी राजेश्वर पैन्यूली जी ने आज की डिबेट में 2 बार अपने वक्तव्य दिए। मैं सभी मित्रों से भी चाहूंगा कि जब इस पर घर जाकर इसको दोबारा से सुने कि पैन्यूली जी ने एक्चुअली कहा क्या है। आप यही बात जो पैन्यूली जी कह रहे हैं यही सरकार कह रही है। यानी सरकार कह कुछ नहीं रही है, सिर्फ कुछ अंग्रेजी के शब्द चुरा लिए गए हैं कि सस्पिशियस सच हो जाएगा और ये इनफैक्चुअल फैक्ट हो जाएगा। क्या चीज है? हमने चुनाव आयोग को बिल्कुल उनके द्वारा दिए गए डाटा में 1 लाख वोटर फर्जी निकाल कर दे दिए। उन्हीं फर्जी वोटों से सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में बन रही है, हरियाणा में बन रही है, तमाम जगहों पर बन रही है। अगर आप बोल रहे हो फर्जी वोटर, जब हमने वो फैक्ट दे दिए और चुनाव आयोग को, एक मिनट सुन लीजिए, मुझे मालूम है आपके ज्ञान की सीमा में जान चुका हूँ। अब मुझे इससे ज्यादा अब मुझे नहीं जानना, मैं आपको झेल भी नहीं सकता। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग को जो डाटा ने हमें दिया, हमने उसमें से कमी निकालकर उनके हाथ में दे दी। चुनाव आयोग ने एग्जैक्टली उन पर कार्रवाई नहीं की। पूरे देश में सप्लीमेंट्री वोट बनती है। सप्लीमेंट्री वोट कब बनेगी? जब वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर 2, 4, 10, 20, 50, 100 वोट बनती है तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन अचानक से 10,000, 15,000, 20,000 फर्जी वोट बनती है। हमने इनसे यही पूछा कि 2009 के बाद से चुनाव आयोग ने जब से अपनी वोटर्स को डिजिटल किया है, कितने सप्लीमेंट्री वोट फाइनल सब जो बनने के बाद आए हैं। अभी उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ है इसका जिला पंचायतों का, इसमें भी सप्लीमेंट्री वोटों की सीमा 2,000, 4,000, 6,000 तक गई है। ये सप्लीमेंट्री वोट कौन है जो एकदम से बनता है और अगले दिन गायब हो जाते हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो सप्लीमेंट्री वोट बने हैं वो विधानसभा चुनाव में थे ही नहीं, और जब आए तो हमने दोबारा लिस्ट मांगी तो चेक करा वहां है ही नहीं वो वोट। तो ये सप्लीमेंट्री वोट बनाकर जिस तरीके से और फर्जी वोट बनाकर एक एक घर में 400 वोट से बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 से अधिक अगर वोट है तो सस्पिशियस होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने साइन किया वो सस्पेंड होना चाहिए। क्या चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। चुनाव आयोग जैसी एक स्वायत्त संस्था जिसका काम मतदाता सूची बनाकर चुनाव कराने का है निष्पक्ष रूप से, वो एक पार्टी का पूरा पक्ष कर रही है, बिल्कुल खुलेआम कर रही है। और आप हमसे सिर्फ ये अपेक्षा करें कि हम चुपचाप मौन व्रत धारण एक पट्टी बांध कर जाएं और चुपचाप चक्कर काट के वापस आ जाएं, हम कुछ कहे ना। मेरी जो आपत्ति थी इस शब्द पर थी कि आपने कहा हो हल्ला क्यों कर रहे हो। हो हल्ला करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम जितने तेज आवाज से कर पा रहे हैं इससे भी अधिक तेज आवाज से करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, तब जाकर ये देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बना है। 524 रियासतों को मिलाकर भारत बना है। उसके बाद तत्काल झूठ बोल देना। आज हम आज के प्रधानमंत्री पर सवाल करते हैं तो इन्हें आपत्ति होती है। मुझे एक बात बताइए, जब भी जिस बात पर इन्होंने सवाल किया, मोदी जी के माताजी के सम्मान में किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं है। जो अपनी माताजी का सम्मान करता है वो सामने वाले की माताजी का सम्मान करेगा। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से बोला है,
आज तक भी बोला है। आज मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को आपके सामने खोल के दिखाऊं, बार बाला से लेकर और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है बीजेपी के लोगों द्वारा, तो क्या उस पर आपत्ति तो इन्हें है नहीं, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ मोदी जी के माता जी हैं। इनके बीजेपी के लोग खुद की माता जी का सम्मान नहीं करते लोग। सर वो दूसरी एक बात, अलग बेरोजगारों का विषय है, मजाक हम उड़ा उस पर रहे हैं, नहीं जाएंगे, बेरोजगारों लेकिन का। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री की माँ हो और आप जो बात कर रहे हैं उन दोनों बातों को तुलनात्मक रूप एक दे दिया जाना कितना सही मानते हैं? ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है आपकी बातों से। 50 बार बोला, हम लोगों ने एक गलत आदमी की गलत भाषा बना के छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने क्या, इन्होंने, अब मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं ना आपको। आज स्थिति क्या है कि आज ये केरल की कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ शब्द लिखा जो गलत हो गया थोड़ा सा। अब वो गलत हुआ, उन्होंने तुरंत 1 घंटे बाद उस ट्वीट को हटा के अपनी माफी मांग ली। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने मोदी जी के माता जी के विषय में और मोदी जी के वक्तव्य को, आपसे मेरा मतलब देश के तमाम टीवी चैनलों पर है, उसको दिखाने का और उस पर डिबेट करने का काम किया, तो जब आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ बोला तब भी आना चाहिए था। हमारी लोह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ गया, और नेहरू जी के खिलाफ, राजीव गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस के अनेक प्रधानमंत्रियों के खिलाफ कुछ कुछ बोला जाता है, तो उस पर भी मीडिया को निष्पक्ष चर्चा करनी चाहिए कि क्या जिनको ये नेहरू जी को ये मुसलमान बताते हैं बार बार, एक तो मुसलमान होना कोई अपराध नहीं है, दूसरा जबरदस्ती बताना, कभी इंदिरा जी के बारे में बोलना, और एक बात बताइए, जिन इमरजेंसी की बात करते हुए, ठीक है सर, हम सारे ही, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, हर एक के मुद्दे को उठाते हैं, ना सिर्फ एक सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सभी की बातों को हम रखते हैं और सभी से सवाल करते हैं, कोई एक दल से ही पर्टिकुलर सवाल नहीं करते। दीपक जी, सर जिस तरह से ये उहापोह की स्थिति देखी जा रही है, वोट चोरी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे में कई सारे सवाल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि लोग अब क्या सोचेंगे कि हम किसको वोट करें। ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये पूरी जो देख पा रहे हैं एक राजनीतिक स्टंट, क्या आने वाला जो 2027 होगा उस चुनाव को लेकर के किया जा रहा है? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से अब जो इस प्रदेश की राजनीति हो, वो अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में नए नए जुमले देकर लगातार 2 बार, तीसरी बार सरकार बनाई है, अब लगता है कि ये जो कांग्रेस ने जो राजनीतिक जुमला दे रखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये इतना प्रभावी रूप से प्रभावित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब उनके साथ इस बात से बचा नहीं जा रहा है। देखिए, हमेशा कुछ न कुछ हर चुनाव में कोई चीज गढ़ी जाती है, कोई चीज बोली जाती है, और यदि जनता द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको नकारना, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, याद होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी में चौकीदार, तो सारे जनता ने स्वीकार करा तो सबने लिखना शुरू कर दिया था, मैं भी चौकीदार, तो वो उस समय चला। अब ये अगर ट्रेंड कर रहा है, जनता इसको स्वीकार कर रही है, जनता इसमें पूछना चाह रही है कि कहाँ ये वोट चोरी का जो मामला चल रहा है या वोट गड़बड़ी का जो मामला चल रहा है, इसमें जनता सवाल पूछ रही है, जवाब जनता टकटकी लगा के चुनाव आयोग को देख रही है, और चुनाव आयोग की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब जब नहीं मिलता, तब प्रश्न उठता है कि चुनाव आयोग और सरकार में जल्द कहीं ना कहीं पर मिली भगत है। ठीक है सर। रत्नमणि जी, सर छोटी सी प्रतिक्रिया, सर समय का अभाव है, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी लेते हुए आखिरी क्या कहना चाहेंगे? क्या बोला आपने मैडम? मेरे से पूछा क्या? रत्नमणि जी। देखिए मैडम, ये सब दोनों दल आप कहेंगे कि वो उनकी मान लेंगे, वो ऐसा तो होने वाला अब है नहीं, क्योंकि चुनाव भी इस सर पर है, ये प्रतिद्वंदिता चलेगी, लोकतंत्र में कोई बुरी बात नहीं चले, लेकिन हमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन विश्वास कायम करने के लिए जो हमारे स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग है या अन्य जो संस्थाएं हैं, उनको पारदर्शी होना चाहिए। और ये जो मतलब सत्ताधारी जो दल है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पारदर्शिता से काम करें, ताकि उस पर भरोसा लोगों को हो कि हाँ, सरकार इन संस्थाओं के, अभी ये भरोसा उठ गया है लोगों में। अब वो प्रचार का बहाना बना लें, कुछ भी बना लें, कुछ भी कहें, लेकिन लोगों में आ रहा है कि बेजा ये स्वायत्त संस्थाओं का इनका गला घोटा जा रहा है और अपने ढंग से उनको चला जा रहा है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की चुनाव रैलियों के हिसाब से वह चुनाव तय होते हैं
कि किस राज्य में कब चुनाव होंगे, कहाँ प्रधानमंत्री की रैली होगी, वहां दूसरी डेट होगी, ये हो। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से चुनाव की तिथियां तय होंगी तो चुनाव आयोग का मतलब क्या है? ये भी लोगों में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन ये लोगों में है ना। बिल्कुल सर, लोगों में, जनता में यही एक मिथ भी है और यही उनका भी मानना, एक परसेप्शन बन जाता है कि शायद ऐसा भी हो, जो आरोप विपक्षी दल की ओर से लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता भी उसको सही मान रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज विशेष चर्चा कर रहे थे वोट चोर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, और जो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों और ही आरोप जो लगाए जा रहे हैं आगामी जो चुनाव होने हैं 2027 में। अब ये है कि पूरा राजनीतिक स्टंट 2027 को मद्देनजर रखते हुए ये सारे ही जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि राजनीति के तौर पर उसका असर जनता पर क्या पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।